नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरकोट की कहानी की। नाजरीन, ओवरकोट की कहानी का शुमार दुनिया की अजीम तरीन कहानियों में होता है। अगर गोगोल इस कहानी के अलावा कुछ भी ना लिखता तो फिर भी उसका शुमार दुनिया के अजीम लिखने वालों में होता। दोस्तों, येवस्की ने तो यहाँ तक कह दिया कि रूस का पूरा अदब गोगोल के ओवरकोट की दीन है। ओवरकोट की कहानी एक सरकारी क्लर्क के गिर्द घूमती है। ये कहानी एक गरीब आदमी की तजलील की कहानी है, जिसे उन लोगों की नफरत का सामना करना पड़ता है जो अपने आप को समाज का आला फर्द समझते थे। ये सिर्फ क्लर्क की हद तक इज्जत नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की तजलील है। अकाकेविच एक क्लर्क है जो अपनी शक्लो शबाहत और रहन सहन से एक मामूली आम इंसान की हैसियत रखता है, जो मशीन की तरह दफ्तर में काम करता है। सारा दफ्तर उसका मजाक उड़ाता है। उसे जिंदगी से कोई दिलचस्पी ना थी। पीटर्सबर्ग में सर्दियों में बहुत धुंध होती थी। सड़कों और गलियों से गुजरने वाले अक्सर हड्डियों के दर्द का शिकार रहते थे। अकाकेविच ने भी महसूस किया कि उसके शानों में दर्द रेंगने लगा है। चुनाचे उसने ट्रंक से अपना ओवरकोट निकाला, जो उसके परदादा ने उसके दादा और दादा ने उसके बाप को और बाप ने उसे दिया था। ओवरकोट अपनी तबई उम्र पूरी कर चुका था। कॉलर हर साल घिस घिस कर छोटे हो गए थे। कोट जगह जगह से फट चुका था। चुनाचे उसने फैसला किया कि वो उसे टेलर मास्टर के पास ले जाएगा ताकि वो उसे ठीक कर दे। वो ओवरकोट को एक कपड़े में लपेटकर शहर के मशहूर दर्जी पेट्रोविच के पास चला गया। कोट की हालत से वो इतना शर्मिंदा था, उसे डर था कि कहीं कोट देकर पेट्रोविच का मूड खराब ना हो जाए, और वही हुआ जिसका खतरा था। पेट्रोविच ने कोट को मेज पर फैलाकर चंद लम्हे मेज पर पड़ी चीज को देखा और फिर पूछा, ये क्या है? वो बोला, ओवरकोट। दर्जी ने कहा, मेरे पास क्यों लाए हो? अकाकेविच ने एक फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर लाकर कहा, इसे रफू कर दो, पहनने के काबिल बना दो। पेट्रोविच ने सर हिलाकर कहा, पैच कहाँ लगाऊं? सब कुछ खत्म हो गया है। अकाकेविच ने बहुत मिन्नत की, अपनी इज्जत का वास्ता दिया, लेकिन पेट्रोविच ना माना और अकाकेविच ओवरकोट लेकर घर आ गया। उसने पेट काट कर बचत की, कहवा पीना छोड़ दिया, खुराक कम कर दी, दफ्तर से कुछ कर्जा उठाया और फिर पेट्रोविच ने उसके लिए नया ओवरकोट बना दिया। ओवरकोट पहनकर जब वो सड़क पर आया तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो एक जिंदा आदमी है। वो कोट पहनकर सड़क पर निकला तो उसकी चाल बदली हुई थी। वो दफ्तर में दाखिल हुआ, कोट को उतारकर कोट को देखा और फिर बड़ी एहतियात से खूंटी पर टांग दिया। चंद लम्हों में सबको पता चल गया कि उसने नया ओवरकोट खरीदा है। नए ओवरकोट ने दफ्तर में हंगामा कर दिया। सब क्लर्क उसे मुबारकबाद देने लगे और ओवरकोट की खुशी में उससे दावत तलब की। उसने मुंह लटकाकर कहा, मैं तो सब कुछ कोट पर खर्च कर चुका हूँ, मेरे पास कुछ बाकी नहीं बचा। एक क्लर्क ने कहा, ओवरकोट की खुशी में दावत मैं दूंगा। शाम को सब लोग उसके घर इकट्ठे हो गए। ओवरकोट पहनकर अकाकेविच भी घर से निकला। उसे सड़क पर चलते हुए एक अजीब सा फख्र महसूस हो रहा था। वो उस घर में पहुंच गया जहां दफ्तर के सारे क्लर्क जमा थे और वो सब इसके कोट की खुशी में वोडका पी रहे थे। अकाकेविच ने वहां जाकर चाय पी, कुछ गोश्त की बोटियां खाईं, दोस्त के लतीफे सुने। उन्होंने इसे शराब पिलाना चाही मगर इसने इनकार कर दिया और वहां से उठकर चला आया, क्योंकि वो चाहता था कि वो सड़कों पर घूमे और अपने ओवरकोट की नुमाइश करे। वो घर से निकलकर सड़कें नापने लगा। चलते चलते वो एक ऐसी जगह आ गया जहां बिल्कुल अंधेरा था। अचानक अंधेरे में उसे कुछ आदमियों की आवाजें सुनाई दी, जैसे वो आपस में किसी चीज पर लड़ रहे हों। नहीं, ओवरकोट मेरा है, नहीं ये ओवरकोट मेरा है, तुम्हारा नहीं मेरा है। वो अभी इन आवाजों को सुन ही रहा था कि 3-4 आदमी अचानक इस पर हमलावर हुए, उसे जमीन पर गिरा दिया और उसका ओवरकोट उतार कर गायब हो गए। ये सब कुछ आनन फानन हुआ, उसे कुछ पता ना चला। वो बर्फ पर पड़ा था। उसने फटी आंखों से इधर उधर देखा मगर उसके सिवा वहां कोई ना था। वो मेरा कोट कहता हुआ भागा और चंद फरलांग के फासले पर उसे एक सिपाही बेंच पर बैठा मिला। वो आंखें बंद किए सो रहा था। अकाकेविच ने उसे कोट चोरी होने की बात की। उसने कहा, सुपरिटेंडेंट के पास जाओ। ये कहकर वो फिर सो गया। उसने सुपरिटेंडेंट को जाकर कहानी सुनाई तो उसने कहा, तुम्हें घर से इतनी देर बाहर नहीं रहना चाहिए था, और फिर उसे जलील करके निकाल दिया। अकाकेविच अगले दिन दफ्तर गया तो सबको बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने फैसला किया कि चंदा इकट्ठा करके अकाकेविच के लिए ओवरकोट खरीदा जाए, मगर चंदा इतना इकट्ठा ना हुआ कि कोट की कीमत पूरी हो सके और आखिर में फैसला किया गया कि अकाकेविच पुलिस के आला अफसर से जाकर रिपोर्ट करे। जब वो मुश्किल से अफसर से मिलने गया
تو وہ بہت غلط وقت تھا۔ اعلیٰ افسر نے جو اس سے باتیں کی وہ بڑی دل توڑنے والی تھی۔ اعلیٰ افسر نے کہا تمہیں براہ راست میرے پاس نہیں آنا چاہیے تھا، پہلے تم میرے سیکرٹری کو درخواست دو، وہ تمہیں ملاقات کا وقت دے گا۔ اکاکیوچ نے کہا جناب میرا اوور کوٹ چوری ہو گیا ہے۔ صاحب نے میز پر ہاتھ مار کر کہا تم جانتے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو، اور پھر اعلیٰ افسر نے اسے تذلیل کر کے باہر نکال دیا۔ ساری زندگی میں اس کی اتنی تذلیل نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کا سارا بدن شل تھا۔ دوسرے دن اسے تیز بخار ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کی مالکن مکان یعنی لینڈ لیڈی نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھ کر کہا اب زیادہ وقت ضائع نہ کرو، اس کے کفن دفن کا انتظام شروع کرو۔ اکاکیوچ کی موت کے چند دن بعد پیٹرز برگ میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی کہ ایک بھوت رات گئے سڑک پر آ کر لوگوں کے اوور کوٹ چھین لیتا ہے۔ اکاکیوچ کے دفتر کے ایک کلرک کے ساتھ بھی یہ واردات ہوئی اور اس نے کہا کہ وہ بھوت اکاکیوچ کا تھا۔ آخری بار یہ واقعہ اعلیٰ افسر کو پیش آیا۔ وہ رات گئے ایک دعوت سے واپس آ رہا تھا کہ سڑک پر بھوت نے اس کی گاڑی روکی۔ اعلیٰ افسر نے بھوت کو پہچان لیا، وہ اکاکیوچ تھا۔ اعلیٰ افسر اسے دیکھ کر ڈر گیا اور ڈرتے ڈرتے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اکاکیوچ کے بھوت نے جواب دیا کچھ نہیں، اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا اوور کوٹ اتار لیا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ناظرین، پاکستان کے کروڑوں لوگوں کی کہانی اکاکیوچ کی کہانی سے ذرا بھی مختلف نہیں ہے۔ یہ کروڑوں لوگ غربت اور افلاس کی آگ میں جل رہے ہیں اور آہستہ آہستہ پگھل رہے ہیں۔ ان کی تذلیل کرنا ہر امیر اور طاقتور شخص اپنا فرض سمجھتا ہے۔